जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था आव्यूह, तो जो कि हमारा खत्म हो चुका है। आव्यूह की मैंने सभी एक्सरसाइज यानी कि उसकी विविध प्रश्नावली और बाकी उसकी 3.1 2 3 4 जो भी एक्सरसाइज थी मैंने सभी कंप्लीट करा दी। अब उसके बाद बढ़ते हैं एक अगले नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सारणिक। सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स, यानी उसे बिल्कुल आव्यूह से रिलेटिव है, इसीलिए पहले आव्यूह करा दिया, उसके बाद सारणिक कराएंगे। क्योंकि सारणिक क्या होता है, आव्यूह का ही सारणिक होता है। क्योंकि हम जो सारणिक निकालते हैं तो वो आव्यूह का ही सारणिक निकालते हैं। इसलिए ये क्या चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आव्यूह से रिलेटिव है। चैप्टर का नाम है सारणिक। इसे कहते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स, है ना, DETRMINANTS, डिटर्मिनेंट्स। इसे कहते हैं सारणिक। सारणिक क्या है, आव्यूह से रिलेटिव है। अब बात आती है सारणिक कहते किसे हैं, है ना। किस आव्यूह तो आपने पढ़ा था, आव्यूह के बारे में तो बता चुका हूं मैं। अब बात आती है, नया टॉपिक शुरू हो गया भाई, नया टॉपिक शुरू हो गया तो नए टॉपिक में सारणिक एक अलग शब्द आ गया। अब इसको कहते क्या है, सारणिक किसे कहते हैं, कैसे निकालेंगे भाई। सारणिक किसे कहते हैं, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये आव्यूह से रिलेटिव है। जब ये आव्यूह से रिलेटिव है तो यानी डेफिनेशन इसकी जो है आव्यूह से मिलती जुलती होगी, या आव्यूह के थ्रू उसकी सारणी की डेफिनेशन बनेगी, है ना कुछ आपस में संबंध जरूर होगा। जब मैंने आपसे कहा है कि ये आव्यूह से रिलेटिव है तो यानी कुछ ना कुछ तो संबंध होगा इसमें। तो क्या संबंध होगा, कैसे होगा, क्या होगा, करेंगे इस चैप्टर में सारणिक में। तो देखिए सारणिक किसे कहते हैं। पहली चीज तो भाई हमारी बात आती है सारणिक। तो सारणिक आप जैसा कि आव्यूह में पढ़ चुके हैं, तो सारणिक किसे कहते हैं हम बताते हैं आपको। भाई कोई मैंने मान लिया, माना एन कोटि, भाई एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह। भाई प्रत्येक वर्ग आव्यूह मैं अगर मान लेता हूं a इजिकल टू ए आई जे, मैंने ले लिया भाई ए आई जे को एक संख्या द्वारा संबंधित कराते हैं, को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या होगी, एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह मतलब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो यानी एन कोटि का मतलब जिसकी कोटि 2 हो, 3 हो, यानी 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, यानी एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह यानी जिसमें दोनों कैसे हो, समान हो, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5, कुछ भी हो सकता है। तो एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए हमने ले लिया, ए में कोई एलिमेंट ए आई जे होगा, को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, संख्या द्वारा यानी संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अगर मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, मैं मानता हूं आपको समझाने के लिए, यदि ए इजिकल टू मैंने ले लिया ए बी सी डी, भाई ये आव्यूह ऐसे ही तो होता है। आव्यूह की जो ब्रैकेट होती है इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार दोनों कोने क्या होते हैं, आपस में मुड़े हुए होते हैं, तो ये आव्यूह होता है। तो इसे क्या कहेंगे, ए के सारणिक को, यानी इसके, किसके, इस ए के सारणिक को भाई कैसे लिख सकते हैं। भाई देखो ए बीच में, दो लाइनों के बीच में ए को लिख दोगे तो क्या कहलाएगा, सारणिक ए कहलाएगा, यानी ए के सारणिक, आव्यूह ए का सारणिक। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, लेकिन ये आपकी लाइनें सीधी रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं। ये बात ध्यान रहे
कि ये ब्रैकेट तो आपकी आव्यूह की मुड़ी होती है ना, ये कोने मुड़े होते हैं, ध्यान रखिए। इसमें क्या होगा, ये दोनों लाइनें जो होंगी आपकी सीधी होंगी। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको इस प्रकार से DET, डिटर्मिनेट ए ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं, है ना। डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ए, या इस प्रकार से पढ़ सकते हैं या नहीं, डिटर्मिनेट ए, ये भी क्या है, सारणिक है ना। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। इस प्रकार लिखा जाता है आव्यूह ए के लिए। अब इसका जो नोट पॉइंट है वो देखें, आव्यूह ए के लिए, भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आव्यूह ए के लिए इस मॉड, जब आप मॉड समझ रहे हैं, मॉड नहीं है ये, आव्यूह ए के लिए ए के सारणिक, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको मतलब भाई ए का सारणिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए का सारणिक, ए का सारणिक पढ़ते हैं। यानी आव्यूह ए के लिए जो सारणिक हम पढ़ते हैं, तो इसको, इसी को तो बोलते हैं, मैंने बताया यही तो सारणिक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए का सारणिक पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ेंगे, ए का सारणिक पढ़ते हैं। और सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के होते हैं, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। तो केवल किसके होते हैं, वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। जैसे आप भी बताया था मैंने कि आपको केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं, तो केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होंगे, यानी कि वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, इन्हीं के सारणिक होंगे, है ना। इस प्रकार अब इसको मैं क्या करता हूं, इतनी बात को रफ कर देता हूं। अब बढ़ते इसके अगले टॉपिक पे, यानी इनके प्रसार कैसे करेंगे, है ना। अब देखें, इतनी बात तो सारणी की बात हो गई, सारणी किसे कहते हैं, सारणी को कैसे लिखते हैं, है ना, ये बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगली बात पर, तो देखें उसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखें, अब बात आती है सारणी के विस्तार की। क्या बात है, अब सारणी के विस्तार। अब कैसे करेंगे सारणी का विस्तार, सारणी द्वितीय कोटि के सारणी के विस्तार। तो देखें, द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार कैसे करेंगे, भाई देखें, द्वितीय कोटि के सारणी का विस्तार। द्वितीय कोटि का मतलब क्या है, जिसकी कोटि 2 गुणा 2 हो, ऑर्डर कितना हो, 2 हो, यानी कि ए बी सी डी मैंने ले लिया। और ए बी सी डी ना लेके आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A1 B1 C2 सॉरी A1 B1 हो गया, A2 B2 हो गया। अब ये क्या है, सारणिक है, इसकी कोटि कितनी है, 2 है, यानी ऑर्डर कितना है, 2 है, कोटि 2 गुणा 2 हो गई ना, यानी 2 पंक्तियां हो गई, 2 स्तंभ हो गए। अब इसका प्रसार कैसे करेंगे, यानी इसका प्रसार करने के लिए अब देखें, A1 की B2 से गुणा होगी, A1 और यहां पर क्या होगा, B2, इसकी इस प्रकार से गुणा होगी। बात क्लियर, यानी A1 की गुणा कर देंगे आप B2 से, फिर माइनस करेंगे, फिर B1 की गुणा कर देंगे आप A2 से, इस प्रकार से। तो B1 की गुणा कर देंगे A2 से, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं A1 B1 A2 B2 का जो प्रसार होगा, यानी A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक, इस प्रकार से A1 B2 माइनस B1 A2। ये क्या हो जाएगा, जब द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार होगा, यानी द्वितीय कोटि कितनी होगी, 2 होगी, तो उसके लिए सारणिक का विस्तार आपका ये कहलाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। सारणिक के विस्तार में सारणिक का विस्तार द्वितीय कोटि का हो, तृतीय कोटि का हो, चतुर्थ कोटि का हो, कोई सी कोटि का हो, तो उसका आप द्वितीय कोटि के सारणिक के विस्तार में इस प्रकार से करेंगे। अब थोड़ा सा अलग आता है तृतीय कोटि का विस्तार। तो तृतीय कोटि का विस्तार उसके लिए देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब बात आती है तृतीय कोटि की, तो यहां पर क्या हो गया, तृतीय यानी कि 3 गुणा 3 यानी 3 गुणा 3 कोटि का। तो उसमें क्या होता है, इसके लिए मैं मान लेता हूं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसके प्रसार में देखिए इसका विस्तार कैसे करेंगे। तो देखें मैंने क्या करा, A1 ये आ गया, A1 यानी कि A1 भाई ये तो आप जानते हैं इसको A11 12 13 21 22 23 31 32 33 इस तरीके से रो और कॉलम में, ये तो आपने आप भी में पढ़ा है, मैंने आपको आप भी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब तो इसके लिए A11 की बात चल रही है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लो, जो बचा आपका तो उसे आप लिख देंगे, कितना बचा B2 C2 और यहां कितना है B3 C3। ठीक, फिर क्या आएगा आपका ये वाला पद माइनस का आएगा, माइनस का B1। अब आप किसको छुपाएंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को, A2 C2 बचा, A2 C2 और A3 C3, A3 C3 इतना हो जाएगा, यानी A3 C3 हो गया। अब बात आती है C1 की, प्लस C1 आ गया। अब देखें C1 में इसको छुपाया A2 B2 अब देखें C1 में है ना, इसको छुपाया A2 B2 A3 B3, भाई A2 B2 A3 B3 ये आ गया। अब भाई A2 B2 A3 B3 आ गया। अब कहने का मतलब इस प्रकार से प्रसार करेंगे। अब क्या होगा, इसको लिखना चाहोगे तो A1 B2 की गुणा C3 से हो जाएगी, या फिर C3 B2 लिख सकते हैं माइनस B3 C2, फिर माइनस का B1 C3 A2 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 B3 A2 माइनस A3 B2। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से 3 गुणा 3 कोटि यानी कि 3 गुणा 3 ऑर्डर के सारणिक का विस्तार हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का हो या तृतीय कोटि का हो, इस प्रकार से आप विस्तार कर सकते हैं, है ना। तो ये बात तो आपकी खत्म हो गई। अब बात आती है इसके उपसारणिक और सहगुणनखंड की, कि उपसारणिक क्या होते हैं, सहगुणनखंड क्या होते हैं। अब उसके बारे में बताता हूं, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए, अब बात आती है उपसारणिक। भाई उपसारणिक को क्या कहते हैं, माइनस। तो भाई ये हो गया उपसारणिक। तो उपसारणिक किसे कहते हैं, यदि किसी सारणिक का कोई अवयव आईवी पंक्ति, अब समझा देता हूं, यदि किसी सारणिक का कोई भी अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है, तो उसकी पंक्ति व उसके स्तंभ को छोड़कर जो शेष अवयव से बनी सारणिक बचती है वो आपकी उपसारणिक कहलाती है। अब लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये आपको बताते हैं। यदि किसी सारणिक का कोई अवयव, यदि किसी सारणिक का कोई अवयव, यदि किसी सारणिक का कोई अवयव आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ, यानी यदि किसी सारणिक का कोई अवयव आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में हो,
में हो तो आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़कर, यानी आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़कर शेष, या आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ को छोड़कर शेष अवयवों से बने, शेष अवयव यानी जितने अवयव बचेंगे शेष अवयवों से बने सारणिक को उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसारणिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। जैसे मैंने ले लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आपको कोई सारणिक दिया हुआ है। हमें क्या करना है? इनके उपसारणिक लिखने हैं। तो A1 का उपसारणिक। अब बात आती है A1 का उपसारणिक। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि किसी सारणिक का कोई अवयव आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ, अब ये A1 है, A1 का मतलब कौन सी पंक्ति में? पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर, लिखा है ना कि आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़कर, तो आई कौन सी? पहली पंक्ति, और जे कौन सा? पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव, शेष अवयव कौन से बचे? ये दोनों, ये चारों बचे। तो शेष अवयव से बने सारणिक, तो इसका कितना हो गया सारणिक? B2 C2 B3 C3। तो ये क्या कहलाएगा? इसका उपसारणिक कहलाएगा। फिर बात आती है B1 की। B1 का उपसारणिक। अब B1 क्या है? पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में है। तो क्या बचा? A2 C2 A3 C3। भाई A2 C2 A3 C3, ये इसका उपसारणिक हो गया, है ना। तो A2 C2 और A3 C3 उपसारणिक हो गया। अब बात आती है C1 की। C1 का उपसारणिक। अब क्या होगा? अब देखो ये कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति में, तीसरे स्तंभ में, A2 B2 A3 B3। तो भाई A2 B2 A3 B3, तो ये क्या हो गया? C1 का उपसारणिक हो गया। तो C1 का उपसारणिक, तो C1 का उपसारणिक कितना हो गया? इसको छुपाया, इसको छुपाया, इतना हो गया। अगर मैं C2 का उपसारणिक लिखूं तो C2 कौन सा? यह है, दूसरी पंक्ति में हो गया, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। अगर मैं लिखता हूं C2 का उपसारणिक, अगर मैं लिखता हूं क्या? C2 का, अब C2 का उपसारणिक क्या होगा? तो C2 कहां पर है? C2 तो ये रहा, है ना। C2 तो ये है। तो C2 मतलब क्या है? कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में है। और स्तंभ कौन सा? तीसरा स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति को छुपाओ, तीसरे स्तंभ को छुपाओ। क्या बचा? A1 B1 A3 B3। तो क्या बचा? A1 B1 A3 B3। तो ये इसका उपसारणिक हो गया, है ना। इस प्रकार से क्या होंगे? ये इसके उपसारणिक होंगे। तो क्या रही डेफिनेशन? यदि किसी सारणिक का कोई अवयव आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में हो तो आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव से बना सारणिक को उस अवयव का क्या कहेंगे? उपसारणिक कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं इसके सहगुणनखंड की तरफ, है ना। अब देखिए क्या बोलते हैं, सहगुणनखंड किसे कहते हैं। ये तो बात हो गई उपसारणिक की, तो उपसारणिक की बात हो गई। अब बढ़ते हैं सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड किसे कहते हैं उसके लिए देखिए, अब बात आती है सहगुणनखंड, यानी कि इसे बोलते हैं कोफैक्टर, है ना। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर माने सहगुणनखंड।
अब कोफैक्टर किसे कहते हैं, सहगुणनखंड किसे कहते हैं। अब भाई देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड। भाई कैसे लिखोगे डेफिनेशन, किसी सारणिक किसी सारणिक के किसी अवयव के किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड, तो देखिए भाई किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव के उचित चिन्ह, उस अवयव के उचित चिन्ह, और चिन्ह कौन सा होगा, धन यानी कि प्लस या ऋण यानी कि माइनस, यानी उचित चिन्ह धन या माइनस, यानी धन और या ऋण, यानी प्लस हो या माइनस के साथ उपसारणिक होता है, इसके साथ क्या होगा, उपसारणिक होता है। अब यानी कि अब इसको समझने की बात है, क्या है, यानी किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव में उचित चिन्ह, यानी कि उचित चिन्ह कौन सा, या तो चिन्ह तो दो ही है ना, तो माइनस या प्लस, तो यानी या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, लेकिन उस चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है, यानी चिन्ह के साथ रखा जाएगा उपसारणिक को, अकेले नहीं। अगर चिन्ह के साथ रखा जाता है उपसारणिक को तो वो आपका सहगुणनखंड बन जाता है, अगर सिर्फ बिना चिन्ह के साथ रखा है तो उपसारणिक कहलाता है। अब कहने की बात यह, अर्थात किसी अवयव का, अब इसको लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, अर्थात किसी अवयव का सहगुणनखंड क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं -1 की पावर रो प्लस कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को जोड़ दो और साथ में क्या कर दो, गुणा कर दो उप सारणिक की। और साथ में क्या होगा, उपसारणिक, यानी -1 की पावर रो प्लस कॉलम। यहां पर आर क्या है, आर बराबर क्या है, रो यानी कि पंक्ति, और सी बराबर क्या है, कॉलम यानी कि स्तंभ। तो आर क्या है, पंक्ति है, और सी क्या है, कॉलम है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब मैं बता देता हूं। अगर मैंने मान लेता हूं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, अब इनके देखो A1 B1 व C1 के सहगुणनखंड क्रमशः। अब इसके सहगुणनखंड क्रमशः क्या होंगे, भाई मैंने इसके अभी उपसारणिक लिखे थे, बस आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही आसान है, बस क्या करना है, -1 ये लिखा है ना, -1 की पावर, अब देखो क्रमशः लिखा हुआ है लाइन से, A1 का A1 का सहगुणनखंड लिख सकते हो, तो A1 का सहगुणनखंड A1 क्या है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ है ना, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पंक्ति कौन सी है, पहली है, स्तंभ कौन सी है, पहला है, और यहां पर क्या आएगा, उपसारणिक। A1 के लिए उपसारणिक कितना हो गया, B2 C2, और ये कितना हो गया, B3 C3। ये तो बात आ गई A1 के सहगुणनखंड की। फिर बात आती है B1 के लिए। B1 के लिए देखो -1 की पावर, अब B1 क्या, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और उपसारणिक कितना होगा इसका, भाई इसका उपसारणिक A2 C2 A3 B3, A2 C2 A3 B3, ये इसका उपसारणिक हो गया ना, बात समझ में आ गई। अब बात आती है किसकी, C1 की। तो C1 के लिए -1 की पावर, C1 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ,
तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका उपसारणिक कितना होगा, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3, ये हो गया। अब देखें भाई, अब C1 के लिए आपने उपसारणिक लिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, ठीक, तो A2 B2 A3 B3। अब इसके लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, -1 की पावर कितनी है, 1 + 1 सम, यानी सम संख्या होगी तो उपसारणिक और सहगुणनखंड एक जैसे होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं B2 C2 B3 C3, ये हो गया, कॉमा, ये माइनस का हो जाएगा A2 C2 और A3 B3, कॉमा, फिर A2 B2 A3 B3, क्योंकि भाई सम संख्या होगी इनके ऊपर तो क्या होगा, ये उपसारणिक और सहगुणनखंड एक जैसे होंगे। तो ये क्या बात हो गई, सहगुणनखंड की बात हो गई, है ना। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉप यानी इसके गुणधर्मों पर। देखिए अब बढ़ते हैं सारणिक के गुणधर्मों पर, यानी सारणिक की प्रॉपर्टियों पर। यानी सारणिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी सारणिक को हल करने से पहले हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि कुछ उसके गुण हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो सारणिक के कुल गिने चुने 6 या 8 गुण हैं, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कराएंगे। वैसे तो इसके गुणधर्म 9 है टोटल, लेकिन 9 को ही थोड़ा शॉर्टकट में करके 6 गुणधर्म हो जाएंगे जो कि मेन है आपके, तो हम उसको लिखवा देते हैं आपके लिए। सबसे पहले पहला गुण क्या होता है, यानी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी सारणिक का मान, भाई किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों को बदल देने पर, परस्पर परिवर्तित कर देने पर सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी सारणिक के मान इसकी पंक्तियों को, इस मान इसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यह है कि किसी सारणिक के मान की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए देखिए, अगर मैं लेता हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, अगर ये दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, अगर इसमें मैंने क्या बताया, देखो किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों में स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर किसके होगा, मैं बदल देता हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखें मैंने क्या करा, इन पंक्तियों को उठाकर स्तंभ बना दिया,
है ना, और स्तंभ को पंक्ति बना दिया, कुछ भी कह सकते हो। तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी इसको सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व करोगे, दोनों के मान आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ये क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है। यानी किसी सारणी का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब बढ़ते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। पहला प्रगुण हो गया इसका, अब इसका दूसरा प्रगुण क्या है वो देखिए भाई। दूसरा प्रगुण है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति, यानी यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया, यानी परस्पर मतलब आपस में बदल दिया जाए, तो आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। अगर वह प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को देखें, लिख लेंगे, यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल देने पर सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है, तो कहने का मतलब यह है, देखें A1 A2 A3 B1 B2, यहां कितना है B3 C1 C2 C3। अब कहने का मतलब है किन्हीं भी पंक्ति के कोई भी, भाई चाहो तो पंक्ति ले लो या स्तंभ ले लो, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं C1 C2 C3, यहां पर ये B1 B2 B3 ऐसे रहने दिया, A1 A2 A3। तो देखो मैंने क्या करा भाई, मैंने आपको बताया था यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में चिन्ह बदल जाता है। तो अगर ये सारणिक इस समय प्लस में है तो मैंने C1 C2 C3 वाली पंक्ति को ऊपर रख दिया और A1 A2 A3 वाली पंक्ति को नीचे आ गया, यानी इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, आपस में बदल दिया। तो सारणिक के मान में क्या फर्क पड़ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये मान प्लस का है तो ये मान माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे गुण की तरफ, है ना, ये तो दूसरा गुण हो गया। अब देखें इसका तीसरा गुण क्या कहता है। तीसरा गुण, यदि किसी एक सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों आपस में कैसी हो, समान हो, तो सारणिक का मान कैसा होता है, शून्य होता है। यानी लिख दो, यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों, सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव क्या हो, या दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर समान हो, कुछ भी लिख सकते हैं। यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव समान है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। यानी क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब A1 B1 C1, यहां पर A2 B2 C2, यहां A1 B1 C1। अब देखिए
यहां पर देखो इस वाली पंक्ति और इस वाली पंक्ति के अवयव समान है, तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, बहुत ही आसान है। अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। तो देखें इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। देखें अब क्या है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति, देखिए यदि कहने का मतलब समझा देता हूं, यदि किसी यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव को किसी एक संख्या से गुणा, संख्या ले लो या अचर नेतांक ले लो, कुछ भी ले लो, अगर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करी जाती है तो उसके मान भी उतना ही गुना हो जाएगा। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, यदि पहले डेफिनेशन इसका पॉइंट लिख लो, क्या है प्रॉपर्टी? यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अचर के से गुणा किया जाता है तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। अब कहने का मतलब जैसे कि ये है भाई A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, भाई ये कोई सारणिक है। अब कहने का मतलब है यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अचर k से गुणा कर दिया जाए, तो मैंने क्या करा, देखो इसमें k से गुणा कर दी, मैंने पहली पंक्ति में k से गुणा कर दी, तो जो सारणिक का जो मान आएगा वो क्या होगा, इसका k गुना हो जाएगा। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना। तो कहने का मतलब यह है, या तो आपने एक पंक्ति में k से गुणा कर दी तो क्या होगा, जो सारणिक इसका मान होगा यानी k को इसका k गुना हो गया, k गुना हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, k गुना हो जाएगा। या फिर इसमें एक प्रॉपर्टी और अलग बनी हुई जिसको मैं इसमें बता देता हूं कि किसी सारणिक में कोई भी अवयव अगर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ माने कॉमन है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे के दिया है पहली पंक्ति में, यानी ये कॉमन है ना, तो इस के को मैं बाहर निकाल सकता हूं, है ना। तो ये भी प्रॉपर्टी है, तो इसको अलग से ना लिख के इसी में समझ लीजिए, है ना। तो यानी अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई अवयव उभयनिष्ठ है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, जैसे कि यहां पे ऐसे निकाल सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखिए अब उस प्रॉपर्टी पर देखते हैं। भाई इन प्रॉपर्टियों के बिना ये सारणिक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगानी होंगी हमें, है ना। और भाई अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो, है ना। यानी कि अब समझिए इस चीज को कि लिखा गया है, यदि किसी सारणिक, भाई यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ, किसी सारणिक के एक पंक्ति या
एक स्तंभ, यानी कोई भी एक पंक्ति ले ली या कोई एक स्तंभ ले लिया, कुछ या सभी अवयव, कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, यानी दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो उस सारणिक को, तो सारणिक को दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर मैं ले लूं a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, और यहां पर क्या है b1 b2 और ये क्या है b3, c1 c2 c3, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ अवयव या सभी अवयव, तो क्या है, दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो अभी तो दो पदों के योगफल के रूप में ले लिया मैंने, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, a1 प्लस लैम्डा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 हो सकते हैं ना, तो इस प्रकार के रूप में हो सकते हैं। तो सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यानी अगर यहां पे गामा 1 जुड़ा होता तो फिर गामा 1 एक और जुड़ जाती सारणी जिसकी, है ना, इस प्रकार से क्या होती, इस प्रकार ये बढ़ती जाती। ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब देखिए इसका पांचवा प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए क्या है। भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है वो देखिए। भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, भाई यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, भाई यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में, पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में किसी अचर से गुणा करके, किसी अचर से गुणा करके, यानी कि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए, स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान कैसा होता है, अपरिवर्तित होता है, यानी कि उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 है। और फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 आती है, यदि किसी सारणिक, यदि किसी
सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। यानी कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, कोई पंक्ति हो एक या कोई स्तंभ हो, उसके सभी अवयव शून्य है तो उसका मान शून्य होता है ना। और इससे पिछली प्रॉपर्टी क्या लिखवाया था मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 3 में प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि किसी सारणी में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ एक समान हो तो उसका मान भी शून्य होता है। तो ये 7 प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी जो कि बहुत मेन प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी के आधार पर सारणी को हल करेंगे, है ना। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।